कि अगर मैं रिज़ाइन नहीं देता ना तो वो निकाल नहीं सकते थे मुझे। को लगता है कि पूरे मीडिया इंडस्ट्री में यही चल रहा है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया खासकर, कि वहाँ पर दबाव की वजह से कोई खुल मैं समझ तो गया था कि ये क्या चीज़ है। जो सीनियर पर्सन पीटीसी न्यूज़ का सुबह आपको कॉम्प्लीमेंट देता है, आपकी पीठ थपथपाता है, मुझे मना किया गया। मैंने रेसलर्स की खबर दिखाई, फैक्ट की बात है ना, तो आप लात मार के चैनल से निकलाना। पूरी इंडियन सोसाइटी के लिए खतरा हुआ आप अगर आप ईमानदारी से काम नहीं करोगे तो। हमें जिस तरीके से चलाया जा रहा है कि ये सब प्रोपेगेंडा है, राजनीतिक रंग देने की कोशिश हो रही है। लोगों को अनुभव है कि आंदोलन को किस तरीके से चलाया जाएगा, ये सबसे बेहतरीन बात है। और ये लोग ना जो किसान संगठन उस बात के आदी हो चुके हैं कि वो चैनल क्या कहेगा, वो चैनल क्या कहेगा, फर्क चाहे वो। आपकी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि, आपका कैसे जीवन का सफर रहा है, थोड़ा सा उसके बारे में भी बता। देश में पत्रकारिता किस तरह से हो रही है, इसको आप जानते हैं, भली भांति परिचित हैं। पत्रकारिता या प्रेस फ्रीडम इंडेक्स किस नंबर पर है ये भी आप जानते हैं। देश में किस तरीके से आवाज़ उठती है, क्या प्रोपेगेंडा चलाया जाता है, इन सभी को जानते हैं। इसी बीच हम एक ऐसे शख्स से मिलवाने वाले हैं जो ज़मीनी पत्रकारिता करते हैं, लेकिन उसके लिए जब उन्हें खबर जो है चलाने से रोका जाता है तो वो इस्तीफ़ा तक दे देते हैं। और ऐसे कम ही लोग होते हैं जिनकी जो इस तरीके से कर सकते हैं, अपने चीज़ों से समझौता कर सकते हैं, चाहे वो नौकरी हो चाहे चीज़ों से। और इनका नाम है परवीन अहलावत। और इन्होंने अभी एक ट्वीट किया था कि जिसमें लिखा है कि इनके ऊपर दबाव बनाया गया कि पहलवानों की खबर ना दिखाई जाए। पहलवानों की खबर जिस तरीके से यहाँ दिखा रहे हैं लोग, कुछ ही लोग हैं जो सही तरीके से तथ्य पहुँचा रहे हैं। हालांकि कुछ ऐसे लोग हैं जिनका काफ़ी महत्व है, लेकिन वो खबरें जो है ऐसी दिखा रहे हैं जिसको बदनाम किया जा सके, जिस आंदोलन को जिनको बदनाम किया जा सके और वो सही तरीके से तथ्य पेश ना हो पाए। कुछ ही लोग हैं जो दिखा रहे हैं। तो सर क्या कहेंगे, आपके अंदर ऐसी कौन सी चीज़ बात आई कि आप इस्तीफ़ा तक दे दिए अपनी नौकरी से और इन चीज़ों से समझौता नहीं कर पाए? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं भी आपकी तरह यहाँ पे इनकी आवाज़ उठाने आया था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मुझे बताना पड़ेगा जिस रात को ये इंसिडेंट हुआ जिसमें रेसलर्स है वो बेड वगैरह यहाँ पे ला रहे थे, तो दिल्ली पुलिस ने जो बदतमीज़ी वाली वो चीज़ें हुई, तो पीटीसी न्यूज़ के लिए उस दिन मैंने यहाँ पे तमाम इंटरव्यू है वो किए सुबह से शाम तक। और फिर वापसी जैसे ऑफिस पे जा रहा था मैं जज्जर, और जैसे ही जज्जर जाके टाइम लगता है तो देर रात का वक्त वैसे ही हो गया था। और वैसे ही मैं चैनल के लिए कुछ वीडियो अपलोड कर रहा था, कुछ के मैं भेजने के लिए है वो वी ट्रांसफ़र से है वो लिंक है मैं बना रहा था, साक्षी का, बजरंग का और कई कॉमन आदमियों का मैंने उस दिन लिया। तो जैसे ही साक्षी मलिक का नोटिफिकेशन आता है कि धरने पे इस तरीके से हो रहा है, तो तुरंत ही वापस मैं यहाँ पे आता हूँ। और मैं जैसे ही वापस यहाँ पे आता हूँ, और आपको पता ही होगा कि जो जर्नलिस्ट अंदर थे वो तो अंदर थे और जो बाहर थे तो बैरियर लगा रखा था, मैं बैरियर तक मैं आया तो अंदर है उस दिन नहीं जाने दिया गया। अब मैं जैसे ही वापस मैं जाने लगा तो जो साक्षी मलिक हैं उनकी मदर इन लॉ और उनका जो परिवार है तो वो वहाँ पे था और पुलिस उनको उनको डिटेन है वो कर रही है। और उस दिन मीडिया के लिए भी ऐसे हालात थे जैसे मैं उनसे पूछने की कोशिश कर रहा हूँ, और इवन दैट जो आईपीएस अधिकारी हैं दिल्ली पुलिस के, वो माइक के सामने हाथ हैं वो अड़ा रहे हैं। अब ये बताइए, और वो क्या कह रही हैं, वो ये कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता कि मेरा बेटा किस हालात में जंतर मंतर पर है, मुझे ये नहीं पता कि ओलंपिक मेडलिस्ट जो मेरी बहू है वो किस हालात में हो, दो मेरे अन्य बच्चे हैं बजरंग और विनेश, वो किस हालात में है, मैं उनसे मिलने के लिए जाना चाहता हूँ। लेकिन दिल्ली पुलिस है आपके माइक के सामने हाथ है वो अड़ा रही है। और दिल्ली पुलिस बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि उस दिन जर्नलिस्ट भी बाहर का माहौल है वो कवर करे, वो डिटेन कर रहे थे। मैंने उसी टाइम उनको बोला, मैंने कहा ये आप क्या कर रहे हैं, ये ओलंपिक मेडलिस्ट साक्षी मलिक की मदर इन लॉ है और ये उनसे मिलने आई है, आप क्या कर रहे हैं ये। तो उसके बाद उसने देखा मीडिया पर्सन यहाँ पे, तो उनको मिलने के लिए जाने दिया गया। उसके बाद पवन सरोहा जो दंगल गर्ल गीता फोगाट है उनके हस्बैंड, कॉमनवेल्थ मेडलिस्ट भी वो हैं और काफ़ी अच्छे रेसलर्स वो हैं, तो वो आते हैं, उनके साथ भी ऐसा ही। मैं फिर उन अधिकारियों को बोलता हूँ कि आप ये क्या कर रहे हैं, आप देख तो लीजिए ये क्या कर रहे हैं। वो उनका परिवार है वहाँ पे बैठा है, वो उनसे मिलने के लिए आए हैं। तो पूरी रात बेहद वहाँ पे डिटेन किया जाता है सभी लोगों को। और कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप के मेडलिस्ट सोमवीर रेसलर्स हैं उनको भी डिटेन करके काफ़ी लोगों को ले जाया जाता है। तो तमाम घपरे सारी हो जाती है और मुझे भी दिल्ली पुलिस ये बोलती है कि आप यहाँ से जाइए वरना आपको है वो डिटेन कर लिया जाएगा। मैं हरियाणा देखता था पीटीसी न्यूज़ के लिए, अब तो यहाँ पे दिल्ली है वो मैं कर रहा था इनके लिए काम। तो मैंने पहली बार ये हालात देखे हरियाणा में। एक्चुअली इस तरह के हालात मैंने आज से पहले अपनी पत्रकारिता की उसमें नहीं देखे थे कि आप माइक लगा रहे हो और पुलिस है वो आपके माइक को रोक रही है, इसे क्या कहेंगे।
ये इसे प्रेस ऑफ फ्रीडम कहेंगे आप इससे। अगर पुलिस है आपके माइक को रोकेगी तो इसे प्रेस ऑफ फ्रीडम आप कैसे कह सकते हैं? ये तो बिल्कुल सरासरी तानाशाही है। तो मैंने उस न्यूज़ में मैंने बोला भी कि ये तानाशाही है जो यहाँ पे हो रही है। तो मैं वापस जाता हूँ और सारी खबरें मैं अपलोड करता हूँ। तो उसके बाद जो चैनल के हेड्स हैं, सुबह मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया जाता है, प्रवीण अलावत यू आर डूइंग ग्रेट ग्रेट टुडे। आपने जो बेहतरीन पर्सनल इंटरव्यू हैं वो आपने किए बजरंग साक्षी के, आपने पूरी रात का पूरा अपडेट है वो दिखाया। मैं काफ़ी खुश था। एज ए जर्नलिस्ट अगर आपके जो सीनियर्स हैं वो आपको कॉम्प्लीमेंट देते हैं तो खुश होना मतलब जाहिर है। तो मुझे लगा कि रात को जो नींद खराब हुई ना वो पूरा हुआ। लेकिन जैसे ही बिल्कुल भी मैं सोया नहीं था, जैसे ही मैं 2-3 घंटे के बाद सोने के बाद मैं थोड़ा खाने वगैरह के लिए रेस्टोरेंट पे गए वहाँ पे जज्जर, तो उसके बाद मैसेज आता है व्हाट्सएप पे मेरे पास और उसमें साफ साफ लिखा होता है, मैं चौंक जाता हूँ, साफ साफ लिखा होता है उनकी तरफ से कि जंतर मंतर पे कोई खबर है आप नहीं करेंगे। मैं हैरान हो जाता हूँ। मैं समझ तो गया था कि क्या चीज़ है। जो सीनियर पर्सन PTC न्यूज़ का सुबह आपको कॉम्प्लीमेंट देता है, आपकी पीठ थपथपाता है कि आप ब्रिलियंट जर्नलिस्ट हैं हमारे चैनल के लिए, वही पर्सन अगर 3-4 घंटे के बाद आपको है रोकता है तो इसका मतलब मीडिया की दुनिया में क्या कहेंगे? इसका मतलब या तो कहीं से दबाव आया है या इसका मतलब आपके हित हैं जो किसी के लिए आपने जोड़ लिए हैं या अपने आपको आपने कहीं बेच दिया है, साफ सी बात है। और मैं कहता हूँ ठीक है लेकिन कल सुबह मुझसे नहीं रहा गया। मैंने काफ़ी बार ये सोचा, मेरे पास मौका था, जॉब से नहीं निकाल रहे थे, मेरे पास मौका था कि मैं खामोश हो जाता हूँ और मैं यहाँ से खबरें भी कर चुका था, ठीक है, कोई मेरे ऊपर दबाव नहीं कि मैं जंतर मंतर आके मुझे दिखानी ज़रूरी है। तो लेकिन मेरी अंतरात्मा है ना, उसने मुझे गवाही नहीं दी और बल्कि वहाँ भी मुझे गवाही नहीं दी। मैं जैसे ही रिज़ाइन में लिख रहा था, ग्रुप में लिख रहा था, तो मेरे एक जर्नलिस्ट दोस्त हैं जज्जर में, उनके पिताजी का डेथ है वो हो गई। मैं वहाँ पे जाता हूँ और एक रस्म होती है बैठने की वहाँ पे, तो मैं वहाँ पे बैठा हूँ ना, तो भी मतलब मैंने कहा एक मौत यहाँ पे है, लेकिन दूसरी मौत क्या है? वैसे मैं ज़िंदा भी हूँ। दूसरी मौत ये है कि ये इंसान तो आपके बीच से है, वो चले गए हैं, लेकिन मैं ज़िंदा होते हुए भी यहाँ पर मैं मुर्दा की तरह बैठा हूँ। मैं एक घर में जहाँ पे अभी 2-3 घंटे पहले वो दाह संस्कार करके आए हैं, लेकिन मुझे वहाँ पे नीचे बैठे हुए ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं तो ना जला हूँ चिता में और मेरी सांसें भी चल रही हैं, लेकिन फिर भी मेरा दम घुट रहा है और मैं ज़िंदा भी मुर्दे के समान हूँ। मैंने वहीं पे अपना रिज़ाइन है मैंने टाइप किया, मैंने कहा कि और मैं रिज़ाइन देता हूँ और मुझे लगता है मैंने अपनी पोटेंशियल से अब तक चैनल के लिए ईमानदारी से और बेबाकी से मैंने काम किया। एक सिंगल पैसे का कोई भी आप किसी से भी पता करिए, एज ए जर्नलिस्ट ना मैंने कभी दबाव में काम किया, ना कभी मैंने बिकने का काम किया और मुझे नहीं लगता कि अब मैं और आप है वो साथ साथ चल सकते हैं। मैंने रिज़ाइन डाला और उसके बाद ये मैंने ट्वीट वगैरह फेसबुक पे ही लिखा और मैंने उसमें लिखा साफ साफ कि मुझे मना किया गया। मैंने रेसलर्स की खबर दिखाई और मुझे मना किया गया और मैं दबाव में नहीं आऊँगा और मैं बिकूँगा नहीं और मैं इस्तीफ़ा देता हूँ। ये पूरा मामला था। लेकिन प्रवीण अहलावत जब यहाँ पे कवर कर रहे थे, उस दिन भी मैंने देखा था शाम को आकर के आपने इंटरव्यू भी लिया था और उसके बाद ये जो घटना घटी थी उसके बाद ये जब आपके साथ दबाव बनाया गया तो आपने इस्तीफा दे दिया। ऐसे तमाम लोग हैं जो मीडिया चैनल में जो भी खबरें जा रही हैं, दिखाया जा रहा है, और क्या आपको लगता है कि पूरे मीडिया इंडस्ट्री में यही चल रहा है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है खासकर, कि वहाँ पर दबाव की वजह से कोई खुल करके आप तो बोल दिए क्योंकि आपने इस्तीफा दे दिया तो आप बोल दिए, लेकिन हर कोई नहीं बोल पा रहा है? क्या ऐसा है लोगों के साथ कि वहाँ पर दबाव बनाया जाता है नौकरी के लिए? देखिए, बतौर एक पत्रकार आप भी समझ सकते हैं, अगर ईमानदारी से काम किया जाए ना, अगर ईमानदारी से काम किया जाए तो इतनी ताकत है इस मीडिया में कि बता नहीं सकते हैं। ये हर मुद्दे पर किसी आदमी के साथ अन्याय ना हो अगर ईमानदारी के साथ काम किया जाए, और ना किसी पॉलिटिकल आदमी की, ना किसी अधिकारी की हिम्मत हो अगर कि वो किसी के साथ अन्याय कर दे। लेकिन देखिए क्या है, कुछ लोगों को जॉब के कारण है वो डरा दिया जाता है, कुछ लोगों को जॉब के कारण डरा दिया जाता है, और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं कि मतलब एक जर्नलिस्ट है वो कहीं ना कहीं समझौता कर लेता है, लेकिन मुझे नहीं करना था ये समझौता। और आप भी अपने पत्रकार साथियों के साथ, मेन स्ट्रीम की मीडिया के साथ अगर आप कभी बैठिएगा तो अक्सर है ऑफिस में एक ही जिक्र मिलेगा कि मैंने वो वाली खबर भेजी थी लेकिन वो वाली खबर मेरी छपी नहीं, मैंने वो वाली न्यूज़ भेजी थी लेकिन वो वाली न्यूज़ मेरी दिखाई नहीं गई, और जिसकी मैंने खबर की थी वो बंदा मुझको फ़ोन करके बोलता है। और आज मेन स्ट्रीम मीडिया के साथ पता है क्या है, आप जैसे मेरी खबर कर रहे हो, मेरी खबर करने के बाद और आदमी जैसे पूछता है ना, आदमी ये पूछता है कि आपने मेरी खबर काट दी, और एज ए जर्नलिस्ट है ना आपको बहाना बनाना पड़ता है कि टाइम थोड़ा मिला, मैं लेट से भेज पाया। एक जर्नलिस्ट है ना सच भी ये नहीं बता पा रहा है कि मैं ईमानदार हूँ, लेकिन ये ऊपर वाले हैं ना, इनका ज़मीर है वो ज़िंदा नहीं है। एक जर्नलिस्ट अपने आप को बचा रहा है,
अब अपने आप को बचाना पड़ता है, उसको नज़रें झुकानी पड़ती है लोगों के बीच से, अलग अलग बहाने उसको बनाने पड़ते हैं कि आज न्यूज़पेपर का पेज है वो निकल गया था, कल आपकी खबर आएगी, आज मैं लेट भेज पाया। एक जर्नलिस्ट है ना, आज वो नज़रें नहीं मिला सकता है कॉमन पीपल से। और मैंने ऐसा भी महसूस किया है, मैंने महसूस किया है कि हरियाणा मोस्टली किसान प्रदेश आप कह सकते हैं, जहाँ के बोले वाले लोग और सिंपल साधारण जीवन जीने वाले लोग हैं, देसी खाना खाने वाले। मैंने 90 साल के बुजुर्ग को ये सुना है, उसे ये नहीं पता कि मैं ईमानदार हूँ या मैं बिकाऊ हूँ। माइक लगते ही 90 साल का बुजुर्ग पता है आपके साइड से निकल जाता है और कि ये कह के निकल जाता है आप लोग बिकाऊ जर्नलिस्ट हो। मैं पूछता हूँ ताऊ आप बता दीजिए आपको क्या बताना है, मैं ऐसे कि ऐसे चलाऊंगा बिना काटे हुए। वो बोलता है मुझे भरोसा ही नहीं है, तुम दिखा दोगे। तो दैट इज़ ए सीरियस पॉइंट कि इस पूरे देश की मीडिया को ये सोचने की ज़रूरत है कि अच्छा काम है, अब करना होगा। अगर अच्छा काम नहीं करोगे ना एज ए मीडिया पर्सन, आपकी तारीफ कौन करेगा? कॉमन आदमी करेगा। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में भी इसी वजह से एक चीफ जस्टिस के आने की वजह से उनकी वाहवाही तारीफ हो रही है आज, वरना सुप्रीम कोर्ट भी एक तरीके से सवाल या निशाने पे था। और आज मीडिया पूरी तरह से इस घेरे में है कि विश्वास उसके ऊपर से उठ गया है। और मैंने मास कम्युनिकेशन की जब, तो साकेत सर थे, अभी कोरोना काल में है, वो नहीं रहे हमारे बीच में, ग्रेट टीचर थे। तो एक बात उनकी मुझे हमेशा याद आती थी, उन्होंने हमेशा सिखाया कि प्रवीण अगर गलत काम आप कभी करो ना, तो चाहे कोई गालियाँ दे दे आप सहन कर लेना, और मीडिया में ये लीगल है। चाहे आपने गलत काम किया है, आपकी गलती है, तो चाहे कितना भी बुरा भला आपको बोल दे आप सुन लेना, लेकिन कभी आपके सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है ना, तो आप लात मार के चैनल से निकलाना। तो जो टीचर्स ने मुझे सिखाया था ना, तो मुझे तुरंत वो याद आया कि, और मैंने इसी चीज़ पे इस्तीफ़ा दिया जो मेरे टीचर्स ने मुझे सिखाया। और काफ़ी लोगों ने ये कहा कि जॉब चली गई है, हम तैयार हैं, लेकिन पता है क्या, टीचर्स ने मुझे सिखाया कि सेल्फ रिस्पेक्ट से समझौता मत करो। और आई होप गुरु ज्ञान कभी खाली नहीं जाता, और आपके गुरुओं ने सिखाया तो अच्छा ही होगा लाइफ में शायद आगे। रवीश कुमार जैसे लोग भी जब यूट्यूब चैनल आज चला रहे हैं निकल करके, आप भी जिस तरीके, इसके बारे में मैं एक बात बताता हूँ, कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? मैं बोल रहा हूँ, आप माइक से आपके दर्शक देखेंगे, 4 लोग यहाँ पे देख रहे हैं ना, तो इस वक्त जो मेरी जुबान है ना, दैट इज़ मास कम्युनिकेशन। रेडियो क्या है? मास कम्युनिकेशन। एक पोस्टर कहीं पे चिपका हुआ है मेट्रो स्टेशन पे, हर वो चीज़ मास कम्युनिकेशन है जो कई लोगों तक स्प्रेड हो रही है। मास कम्युनिकेशन का ये मतलब नहीं है कि सैटेलाइट चैनल या न्यूज़पेपर। मास कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? हर कोई वो प्लेटफॉर्म जहाँ से खड़े होकर आपकी बात स्प्रेड हो रही है। अब आपका माइक है, आपका सोशल मीडिया पे आप डालेंगे और इसको लाखों लोग देखेंगे, तो क्या है? दैट इज़ मास कम्युनिकेशन। वो प्लेटफॉर्म अलग अलग हो सकता है कि आप उस चैनल पे देख रहे हैं, आप टीवी पे देख रहे हैं, आप रेडियो पे सुन रहे हैं, आप अखबार में उस बात का पता लगा रहे हैं। हर चीज़ मास कम्युनिकेशन है। अहम सवाल एक है कि जो यूट्यूब पे पत्रकारिता हो रही है उसको सिर्फ यूट्यूबर समझा जाता है। आप ये बात बताइए ना कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है यूट्यूब हो जाती है, आप गाने किस पे सुनते हैं? यूट्यूब पे सुनते हैं। अब मैं जो बोल रहा हूँ, क्या सैटेलाइट चैनल पे मेरी जुबान है वो शब्द है, दूसरे थोड़ी हो जाएंगे। मैंने ये कहा कि एज ए मीडिया इंडेक्स में ना, एक तो मीडिया की थोड़ी सी समझ कम है यहाँ के लोगों में। मैं आपको यही बता रहा हूँ मास कम्युनिकेशन क्या है। फेसबुक पे देख रहे हो या व्हाट्सएप पे देख रहे हो, या आप यूट्यूब पे देख रहे हो, प्लेटफॉर्म अलग अलग बदल जाएगा, लेकिन मास कम्युनिकेशन का प्लेटफॉर्म क्या है? एक जगह से जो चीज़ स्प्रेड हो जाए वो मास कम्युनिकेशन है। और बतौर एक, आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, बतौर एक जर्नलिस्ट मेरे दिल में आपके लिए उतनी ही जगह है जितना कोई बड़ा ब्रांड या सैटेलाइट चैनल आएगा, क्योंकि मुझे पता है मास कम्युनिकेशन का मतलब क्या है। जी, यहाँ पर जो पहलवानों का चल रहा है, इसी तरीके से किसानों में देखा था हमने कि तमाम तरीके से मीडिया की बेइज्जती करके उनको भगाया जा रहा था। क्या यही सब रीजन है आक्रोश होने के, जो गोदी मीडिया और तमाम तरीके के नाम निकल कर सामने आते हैं? देखिए, आक्रोश तो एज ए जर्नलिस्ट अगर आप लोगों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरोगे ना, तो आपको सुनाया जाएगा और आपको सुनना होगा, और जितना भी बुरा भला वो बोलेंगे ना, और आपको सुनना होगा। और अगर देखिए, बतौर एक जर्नलिस्ट, जब आप जर्नलिस्ट बनते हो ना, तो बतौर एक आर्मी पर्सन हाथ में बंदूक लेते हो ना, तो आपको एक सपना होता है। जो जर्नलिस्ट पता है क्या सपना होता है? अगर कहीं पे किसी के साथ कोई दिक्कत होगी ना, तो मैं उसकी आवाज़ बनूंगा। एक आर्मी पर्सन जब ज्वाइन करता है ना, तो वो इसलिए ज्वाइन करता है कि अगर कोई दिक्कत होगी ना, तो मैं अपने देश के लिए अपनी जान दे दूंगा। अगर बतौर एक जर्नलिस्ट आप अपनी उस कसम को भूलते हो ना, तो आप मतलब खुद के साथ तो गलत करते ही करते हो, तो मतलब पूरी इंडियन सोसाइटी के लिए खतरा हो आप, अगर आप ईमानदारी से काम नहीं करोगे तो।
यहाँ पर आपको क्या लग रहा है, ये जो खबरें जा रही हैं यहाँ पर, आपसे मैं जानना चाह रहा हूँ, मैंने खुद का अपना बताया, यहाँ से जो खबरें जा रही हैं, जो मेन स्ट्रीम मीडिया में जिस तरीके से चलाया जा रहा है कि ये सब प्रोपेगेंडा है, राजनीतिक रंग देने की कोशिश हो रही है, आप क्या देखते हैं यहाँ पे जब से आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, किस तरीके देखिए, मैं तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं वो समझता हूँ, और इस तरह की हरकतें हैं ना, कई तरह की हरकतें यहाँ पे मतलब किसी स्पेसिफिक माइंड से है ना, वो लगातार जारी रहेंगी। अब ये रेसलर्स हैं, फार्मर प्रोटेस्ट में मैंने काफ़ी चीज़ें देखी थी। अब देखिए, कई चीज़ें पता है क्या चल रही हैं, कई चीज़ें यहाँ पे चल रही है शाहीन बाग, और जबकि ये जो भोले वाले बच्चे बैठे हैं ना, आप इनसे ये पूछना कि शाहीन बाग क्या होता है, शाहीन बाग का पता ही नहीं है किसी को। किसी धर्म, किसी जाति, किसी विशेष पता नहीं किन किन तरीक़ों से है वो जोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो सबसे बेहतरीन बात पता है क्या, ये यहाँ पे इस आंदोलन में मैंने क्या महसूस किया है, जो यहाँ पे किसान संगठन आए हैं ना, और वो किसान संगठन हिंदुस्तान के अपने इतिहास में आज सबसे ज़्यादा मजबूती पे हैं, सबसे ज़्यादा मजबूती पे हैं। उनको 13 महीने लड़ने का अनुभव है, और उनको हर उस चीज़ का अनुभव है जो उस रात को यहाँ पे जो इंसिडेंट हुआ ना, उससे पता नहीं कितने बड़े बड़े इंसिडेंट किसान आंदोलन में हुए हैं। उन लोगों को अनुभव है, उन लोगों को अनुभव है कि आंदोलन को किस तरीके से चलाया जाएगा। ये सबसे बेहतरीन बात है। और ये लोग ना, जो किसान संगठन, उस बात के आदी हो चुके हैं कि वो चैनल क्या कहेगा, वो चैनल क्या कहेगा, फ़र्क नहीं पड़ता है शायद इंडिया के लोगों को। अब फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ से। लोकतंत्र में आप देख सकते हैं लोकतंत्र की क्या हालत है। उस दिन जैसे आपने बताया माइक छीना जा रहा था, इस तरीके की हो रही थी घटनाएं। कल जो होने वाला है, खाप आ रहे हैं, किसान आ रहे हैं, तमाम लोग आ रहे हैं, तो क्या लगता है कि इससे अब दबाव बनेगा, या फिर लोकतंत्र में अभी इस तरीके से दबाया जाता रहेगा? देखिए, वैसे अगर देखा जाए ना, तो खापों की एक परंपरा ना, एक पंचायती प्रणाली है। उसमें भी अगर एक तरीके से देखा जाएगा ना, वैसे देखिए, लॉ सबसे ऊपर होता है, कानून सबसे ऊपर है, खापों से भी ऊपर है, मुझसे भी ऊपर है, आपसे भी ऊपर है। सभी को कानून का सम्मान करना चाहिए, डेमोक्रेटिक कंट्री है। लेकिन भारत के पासपोर्ट को अगर आप देखें ना, तो अकेला भारत नहीं लिखा हुआ है, अकेला पूरा नाम है रिपब्लिक ऑफ इंडिया, मतलब भारतीय गणराज्य, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका है। अपने आप में ये पूरा भारत पता है कब बनता है, जब भारत के सारे गणराज्य हैं, जितने भी राज्य हैं ना, वो है वहाँ पे जुड़ते हैं, तब एक इंडिया बनता है। अब मान लीजिए मैं हरियाणा से हूँ ना, तो कुछ अलग संस्कृति, कुछ अलग धार्मिक धरोहर हैं, वो हमारी अलग होंगी, उत्तर प्रदेश की अलग होंगी, मणिपुर की अलग होंगी, गोवा की अलग होंगी, महाराष्ट्र की अलग होंगी। और संविधान ने एक चीज़ का भरोसा सब लोगों को दिलाया था कि हम आपकी हर संस्कृति और हर चीज़ों का है हम सम्मान करते हैं। तो खाप उसी चीज़ से जुड़ी हुई एक संस्कृति है जो हरियाणा प्रदेश में काफ़ी सारे सालों से है वो चली हुई है। तो उस नाते एक डेमोक्रेटिक कंट्री को उनका सम्मान करना चाहिए। हालांकि कानून हाथ में लेने की इजाज़त है, वो किसी को नहीं होना चाहिए। तो जो खापों की परंपरा है, ये काफ़ी समय से वो लगातार चलती आ रही है, जिसमें सभी लोग एक सामूहिक रूप से एक अपना फैसला है वो करते हैं। और मैच्योर जो बुजुर्ग हैं, जिन्होंने काफ़ी ज़माने ज़िंदगी के देखे हैं, तो वो देख चुके होते हैं। और मुझे नहीं लगता है कि उनके आने से कोई अहिंसा या और चीज़ होगी, लेकिन एक बड़ा मैसेज है वो ज़रूर दिया जाएगा। यहाँ से ये उम्मीद है, बड़ा मैसेज ज़रूर दिया जाएगा, क्योंकि उत्तर भारत में काफ़ी प्रभाव है वो खापे रखते हैं। चाहे वो आपकी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि, आपका कैसे जीवन का सफ़र रहा है, थोड़ा सा उसके बारे में भी बता दें, क्योंकि ये काम की वजह से आप रिजाइन होने की वजह से जाने जाएंगे, लेकिन आपके बारे में भी लोग जानना चाहेंगे। देखिए, गांव तो मेरा डिगल है, बेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, डिस्ट्रिक्ट जजियर है। मेरी मदर एक गवर्नमेंट टीचर हैं, रिटायर हो चुके हैं। और जो मेरे फादर थे वो BSF में थे, और अनफॉर्चुनेटली वो मतलब एक्सपायर हो गए थे वहाँ पे। तो मतलब तिरंगा रखा हुआ है घर पे, तिरंगा रखा हुआ है। और मतलब फादर साहब से सुनता रहता था, जैसे लाल चौक पे कश्मीर में क्या हो रहा है, और ऑपरेशन ब्लू स्टार में क्या हुआ, 84 के दौर में क्या हुआ। तो काफ़ी सारी चीज़ें घर से ऐसे ही देखी। और हर रोज़ मतलब जब कश्मीर में ड्यूटी थी ना, तो हर रोज़ घर पे सुनता था मेरी मदर से कि पता नहीं कल बात हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो पारिवारिक उससे शायद थोड़ा सा जज्बा हमेशा से रहा। और एक किसान परिवार से आने का बचपन से एक माहौल है वो क्रिएट हो जाता है। तो घर का माहौल भी ऐसा रहा ना झुकने का। और जब अपने घर पे, जैसे मेरे फादर साहब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जो सम्मान के साथ वो इस देश ने वो तिरंगा दिया ना, तो उसको देख के बड़ा हौसला मिलता है। तो उससे हौसला मिलता है कि मतलब झुकना नहीं चाहिए। तो आप किधर अब जाएंगे, मेन स्ट्रीम मीडिया में कहाँ पे जाएंगे, या फिर अभी कहाँ पे हैं, क्या करना? मैं एक चीज़ और आपको बताता हूँ कि अगर मैं रिज़ाइन नहीं देता ना, तो वो निकाल नहीं सकते थे मुझे। तो इससे साबित ये होता है कि अब मेन स्ट्रीम मीडिया की तरफ मैं नहीं जाऊँगा। अब आप भी क्या लगता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आएंगे, या फिर
लोगों को चिल्ला चिल्ला के बता दूंगा, कैमरा ले लूँगा, फेसबुक पे फ़ोटो डाल के बता दूंगा, व्हाट्सएप पे बता दूंगा, अपना पेज बना लूँगा। इतनी सारी अपॉर्चुनिटी है आज के दिन। और पता है क्या, जब मैंने मास कम्युनिकेशन किया था ना, उस वक्त ये अपॉर्चुनिटी थी नहीं। और जब यार आप खुद कर सकते हो, अब दूसरे के लिए काहे करना, अब नहीं करेंगे किसी के लिए, अब खुद के लिए करेंगे और सच्चा काम करेंगे। अंतिम रूप से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को, जो लोग देखते हैं और खासकर पत्रकारिता जगत में जो लोग नौकरी के लिए आते हैं, नए युवा आते हैं, उनके लिए? देखो, उनके लिए मैं कहना चाहूँगा, मैं जज्जर भी, मैं हरियाणा में भी मेरे मीडिया के दोस्त बैठते हैं ना, तो मैं उनको ये बोलता हूँ कि जब हम रिज़ाइन ही दे देंगे, जब हम ही रिज़ाइन दे देंगे, तो इनको काम करने वाला कहाँ से मिलेगा। और देखिए, आप मीडिया पर्सन के लिए आप सभी जानते होंगे कि अपने आप में मीडिया एक क्या चीज़ है, अपने आप में एक बड़ी चीज़ है, काफ़ी सारे परिवर्तन है ला सकती है। हौसला दिखाइए कभी, अगर देश आज जिस दिशा में है ना, हौसला आपको दिखाना होगा, और जैसे मैंने दिखाया आपको दिखाना चाहिए। और ये करारा तमाचा है जो चैनल पे लगा है, क्या उसको अनुभव कर पा रहे हैं? हाँ, बिल्कुल कर पा रहे हैं, बिल्कुल कर पा रहे हैं। आप उस चैनल पे जाइए, आप उस चैनल पे जाइए, लोगों ने आईना दिखा दिया है, उसको कोई देख नहीं रहा है, उसको कोई देख नहीं रहा है। और मैं आपको ना एक चीज़ मैं बता देता हूँ, उस चैनल पे कभी आपको 100K भी नहीं, 1M लगना तो दूर की बात है, 100 मिलियन नहीं लग पाएगा। लोगों ने ऐसा करारा तमाचा मारा है। ऐसा हो रहा है तमाम चैनलों में भी देख रहा हूँ, जहाँ से लोग निकल कर मैंने कल से देखा, देख ही नहीं रहा है कोई, लाइक ही नहीं कर रहा है कोई। बिना दर्शक कहाँ जाओगे आप, टीआरपी डाउन हो जाएगी। लोगों से है चैनल से आदमी नहीं है। और जर्नलिस्ट, और चैनल से जर्नलिस्ट नहीं है, जर्नलिस्ट से चैनल होता है। ठीक है सर, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।